सो क्वेश्चन नंबर है 137 और पेज नंबर है 130। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 या करें तो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 होती है गुड पास्चर में, और टाइप 2 होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। ठीक है, इन दोनों में टाइप 2 होती है, और एसएलई में टाइप 3 होती है, और आर्थस रिएक्शन में भी टाइप 3 होती है। ठीक है, लेकिन अब जो है ना, ये जब ये दो इस तरह की चीज़ें आ जाए जिसमें आपने चूज़ करना हो, तो जो आर्थस रिएक्शन है ना वो प्योरली टाइप 3 है। ठीक है, जो एसएलई है उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स टाइप 2 के होते हैं, कुछ टाइप 3 के होते हैं। ठीक है, अगर एसएलई आ जाए तो आपने चूज़ जो है वो टाइप 3 को ही करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आर्थस रिएक्शन उसके साथ आ जाए तो फिर आपने टाइप 3 में आर्थस रिएक्शन को चूज़ करना है। ठीक है, आई समझ। मेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी इंटेंशन वूंड हीलिंग इज़, तो प्राइमरी वूंड हीलिंग होता है कि सर्जरी हुई, आपने सूचर को जो है वो स्टिच कर दिया, वो प्राइमरी हीलिंग हो गई। सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग ये होती है कि थोड़ा सा डीप होता है वूंड, तो उसमें आप लोग उस वूंड को छोड़ देते हैं, खुद ही हील होने देते हैं। तो वो खुद ही हील तो हो जाता है, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट सही से नहीं होता, इसलिए वहाँ पे वूंड कॉन्ट्रैक्शन लीडिंग टू स्कार। ठीक है, और टर्शरी ये होती है कि कुछ देर के लिए आपने छोड़ दिया, लेकिन बाद में आपने सूचर से स्टिच कर दिया। फर्टिलाइजेशन अकर फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकरिंग, तो ये हमें बहुत अर्से से पता है कि भाई एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है। वॉमिटिंग सेंटर इज़ इन, तो वॉमिटिंग सेंटर मेडला में होता है, इसको हमने याद करना है VCR से। वॉमिटिंग, कफ रिफ्लेक्स, रेस्पिरेटरी सेंटर, ये तीनों जो है मेडला कंट्रोल करता है। फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन इन एडल्ट्स, तो इट बिल्ड्स द secondary sexual characters, maintain the pregnancy, secretory phase hormone in menstrual cycle। तो इसका यही पता है हमें कि एस्ट्रोजन जो है वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनाता है। प्रेगनेंसी को प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, स्क्रीटरी फेज हार्मोन, तो स्क्रीटरी फेज हार्मोन जो है वो भी हमारा मेनली प्रोजेस्टेरॉन ही होता है। बेसिस ऑफ अनीमिया ऑन द क्रॉनिक डिजीज़, तो बेसिस ऑफ अनीमिया ऑन क्रॉनिक डिजीज़ यही है कि भाई डिक्रीज, जब आयरन ही नहीं है तो स्टोर्ड आयरन ट्रांसफ़र कैसे होगा? ठीक है, डिक्रीज ट्रांसफ़र ऑफ स्टोर्ड आयरन। उसके बाद पेशेंट प्रेजेंटेड विद एब्डोमिनल पेन ऑन एंडोस्कोपी लीजन फाउंड एंड लॉस ऑफ एपिथेलियम, दिस इज़ अल्सर, तो अल्सर में एपिथेलियम का लॉस हो जाता है। ठीक है, एपिथेलियम का लॉस हो जाता है, उसकी वजह से जो है वो बंदा कुछ भी खाता है तो उसको बर्निंग होती है। ट्रू हर्माफ्रोडाइट, अच्छा ये वाला जो MCQ है ना, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है। इसमें आपने ना सही से देखना है कि जो ट्रू हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है, वो असल में अंदर से उसकी कैरियोटाइप XY होगी, लेकिन फिज़िकली वो फीमेल की तरह का होगा। ठीक है, और ये ट्रू हर्माफ्रोडाइट है, ये देखें। और चूज़ आपने यही करना है, नॉर्मल बंदों को चूज़ करना है। ठीक है, नॉर्मल चूज़ करने हैं, या तो XX चूज़ करना है या XY करना है, क्योंकि उनकी कैरियोटाइप नॉर्मल होती है, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस नहीं ठीक होती। ठीक है, अब इसका देखें ना एक्सप्लेनेशन में XX लिखा हुआ है या XY लिखा हुआ है। ठीक है, या XX चूज़ कर लो या XY चूज़ कर लो, अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल है तो चूज़ कर लो। ठीक है, और अगर इन दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है तो फिर XXY चूज़ करेंगे। ठीक है, रिगार्डिंग स्वेट ग्लैंड, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है एब्सेंट इन पाम्स, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अच्छा, जब भी आप चीज़ को कोई माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम तो बहुत सारी चीज़ों की होती है। ठीक है,
तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? उसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, जो आगे स्ट्रेटिफाइड का आगे से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, तो उसको आप स्वेट ग्लैंड कहेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर दोनों ऑप्शंस हैं तो हमने उसमें से ए को चूज़ करना है। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ नाइग्रोस्ट्रिएटेड पाथवे, ये तो हमें भाई पता है भाई, डोपामीन, पार्किंसन से रिलेटेड। ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज़ कैरिड बाय, तो ये हमें पता है कि भाई इट इज़ कैरिड बाय फैसिलिटेटेड बाय कैरियर्स। ठीक है, ये जो ग्लूट्स वाले सारे ये कैरियर्स ही है ना। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन तो सेंट्रियोल्स। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं इंजीनियर वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन प्रेजेंटेड विद प्लूरल प्लैग, FVC डिक्रीज, FEV1, FVC नॉर्मल। ठीक है, क्या है? बस ये जो पिक्चर बता रहे हैं ये हमें फाइब्रोसिस की बता रहे हैं ना, उसमें इनकी वैल्यू नॉर्मल होती है और ये डिक्रीज़ होता है। और ठीक है, ये हमें पता चल गया कि भाई फाइब्रोसिस है। अब उसने जो है पकड़ के आपको सारा कुछ दे दिया, फाइब्रोसिस, एस्बेस्टस, एंथ्राकोसिस, सिलिकोसिस। इसमें से आप चूज़ क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में ना एस्बेस्टस यूज़ होता है, इसलिए इसका मोर स्पेसिफिक है एस्बेस्टस। जनरल इसमें फाइब्रोसिस है, लेकिन उस फाइब्रोसिस की कौन सी टाइप है? एस्बेस्टोसिस। ठीक है, विटामिन सी इज़ अ फंक्शन ऑफ ग्लाइसिन एंड प्रोलीन। अच्छा, अब इसको याद कैसे करें? VGP, CGP याद कर लो, CGP, विटामिन सी हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ग्लाइसिन एंड प्रोलीन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर व्हेन, ए को बी, AB को भी दे सकते हैं, O भी सब B को दे सकते हैं, B भी AB को दे सकते हैं। A जो है आप B को नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ ड्रास्टिक एंटीबॉडी रिएक्शन। AB तो हमारे पास रिसिपिएंट है ना, यूनिवर्सल, कुछ भी दे दो इसको उठा के एक्सेप्ट कर लेगा। पोस्चर मेंटेनेंस बाय मसल स्पिंडल इज़ डन बाय, तो इंक्रीज इन मसल स्ट्रेच अल्फा मोटर न्यूरॉन, मसल स्ट्रेच पे गैमा मोटर न्यूरॉन, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर्स। अच्छा, इसमें सिर्फ पोस्चर मेंटेनेंस नहीं, मसल स्पिंडल का असल में काम ही यही है कि वो स्ट्रेच के थ्रू काम करता है, तो प्रोग्रेसिव लेंथनिंग एंड द शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर्स। पेशेंट विद लॉस शो मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाइपोकलीमिया, मोस्ट फ्लूइड लॉस्ट विल बी थ्रू, तो जब फ्लूइड लॉस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाइपोकलीमिया, मोस्ट फ्लूइड लॉस, मैक्सिमम फ्लूइड लॉस होता है कोलन से। ठीक है, कोलन जो है वो कंट्रोल करती है आपका फ्लूइड लॉस। ठीक है, डुडिनम जेडिनम ये भी नहीं है। अच्छा, तो मैंने ये आपको बता रही थी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड हाइपोकलीमिया, मैंने ये पिक्चर शेयर किया, आप चेक कर लें कि जो पोटाशियम है और वाटर है ये कोलन से एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो मेजर फ्लूइड लॉस कहाँ से हुआ? कोलन से हुआ। ठीक है, और ड्यूडिनम से आयरन। प्लेटलेट एग्रीगेट्स इज़ कॉज्ड बाय थ्रोम्बोक्सिन A2, तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि प्लेटलेट एग्रीगेशन इज़ कॉज्ड बाय थ्रोम्बोक्सिन A2 और इनहिबिशन इज़ बाय प्रोस्टासाइक्लिन। लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ म्यूटेशन इन विच जीन कॉज कैंसर, तो APC, BCLA3, TPA3, BCLA2, लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन किसका लॉस हुआ? T50P ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है। ठीक है, अगर इसमें से ट्यूमर सप्रेसर जीन ना होती तो फिर आप APC को जो है वो करेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर T53 होगी जो मेजर ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो आप इसी को चूज़ करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या था? गार्डियन ऑफ सेल साइकिल। फास्टेस्ट रिस्पॉन्स टू फॉलिंग BP इज़, तो फास्टेस्ट मोस्ट रैपिड इज़ बैरोरिसेप्टर। ठीक है, रैपिड इज़ बैरोरिसेप्टर। मोस्ट पोटेंट इज़ CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स, और अगर लेस देन 60 होगा तो इस्कीमिक रिस्पॉन्स होगा, और अगर मोर देन 60 होगा तो बैरोरिसेप्टर रिस्पॉन्स होगा।
हार्मोन ट्रिगरिंग द ऑनसेट ऑफ पार्चुरेशन, तो फीटल कॉर्टिसोल जो है, अच्छा तो हार्मोन ट्रिगरिंग द ऑनसेट ऑफ पार्चुरेशन, तो फीटल कॉर्टिसोल है। जिन बच्चों के फीटल कॉर्टिसोल का मसला होता है वो पार्चुरेशन ट्रिगर नहीं कर पाते, ठीक है। तो फीटल कॉर्टिसोल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हार्मोन फॉर द पार्चुरेशन ऑफ ऑनसेट ऑफ पार्चुरेशन। ग्रोथ हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय, तो ये जो चीज़ है ना, आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि अक्सर तीनों ऑप्शन दी होती हैं। अब देखें आप इसमें उसने आपको 1 2 3 ऑप्शंस दे दिए हैं और तीनों में ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट होता है, ठीक है। और इसके बाद ग्रेटर देन रैम आता है। तो इसको याद करने का शॉर्टकट है HENR। कुछ इस तरह से आप लोग अपना कोई निमोनिक बना लें, किसी की हेल्प हो जाए, ठीक है। हैन याद कर लें अगर आर नहीं हो जाए तो। हैन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज, NREM। हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज, NREM, ठीक है, देन REM, ओके। कंप्लेंट ऑफ abdominal पेन, persistent vomiting, एंटीरोटॉक्सिन। मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत बार कि जब भी एब्डोमिनल पेन का वर्ड आएगा, एंटीरोटॉक्सिन आपने एंटीरो मतलब इंटेस्टाइन है ना, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर इज़ वो पैप्समेयर है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ स्क्रीनिंग इज़ अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है। स्क्रीनिंग अर्ली डायग्नोसिस है। और वो उसके बाद ट्रीटमेंट में तो वो आपको पता ना, जो भी मेडिसिन हैं वो ट्रीटमेंट में आएंगी। व्हाट इज न्यूरलेशन फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, ठीक है। हाउ द EBG सैंपल कलेक्टेड द होल एट्रियल ब्लड इन हेपेटाइटिस रेंज। तो जब हम हाउस जॉब में होते हैं तो EBGs निकालते हैं हम आर्टीरियल ब्लड से निकालते हैं ना, रेडियल से अगर किसी की ना निकली तो फेमोरल से निकालते हैं, तो वो आर्टीरियल ब्लड ही होता है ना, इन हेपेटाइटिस रेंज के क्लॉट ना हो। A baby presented with enlarged clitoris in sex chromosome positive diagnosis is congenital adrenal hyperplasia। कितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं हम। सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव मतलब बार बॉडी पॉजिटिव एंड XX क्रोमोसोम, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए कहा है। नॉर्मल फीमेल का जो होता है वो सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव, XX बार बॉडी पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब मैंने ये आपको पीछे बताया था कि 46XX का मतलब है उसकी कैरियोटाइप नॉर्मल है, लेकिन फिज़िकल अपीयरेंस उसकी एबनॉर्मल है। अच्छा, ओवेरियन डिसजेनेसिस जेंडर सिंड्रोम में होता है। क्लाइनेफेल्टर का मैंने आपको बताया था। टॉल कोई बताएंगे, टॉल हो, उसमें सेक्स क्रोमेटिन नहीं होगा, उसमें XXY होता है ना, 46XXY। और GP है सर्टन ड्रग जनरलाइज्ड पेलर ब्रूजिंग, सर्टन ड्रग्स दिए हैं उसने, जनरलाइज्ड वीकनेस है। उसके बाद उसका HB ये है, प्लेटलेट ये है, WBC ये है, RBC सब कुछ डिक्रीज़ हो गया, रेटिक काउंट 0.1 हो गया। हाइपोसेलुलर बोन है, हाइपोसेलुलर बोन मैरो, एप्लास्टिक अनीमिया, ऑल सेल लाइंस डिक्रीज्ड, एप्लास्टिक अनीमिया, आफ्टर एंटीबायोटिक ड्रग रिएक्शन, एप्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। In order to avoid complication during procedure, remains in the limit of professional competence। Obviously अगर आप प्रोफेशनली काम करेंगे तो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। True about alpha motor neurons, they all are myelinated, alpha motor neurons are myelinated, they terminate in extrafusal fibers and gamma motor neurons are intrafusal fibers, ठीक है। जो चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं करती कि आप लोगों को पता हो, तो अगर थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन होती है तो काइंडली मुझे MCQ इनके नीचे कमेंट्स में बताया करें आप लोग। जो मैं गलत बता देती हूँ वो भी बताया करें कमेंट्स में, ताकि अगर किसी को गलत ना कोई किसी के माइंड में बैठ जाए
तो किसी और का भी भला हो जाए। यूट्राइन कार्सिनोमा अंडरगो सर्जिकल रिसेक्शन, स्प्रेड डायरेक्टली टू लेबिया मेजोरा। अच्छा, ये तो कितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं हम, स्प्रेड टू लेबिया मेजोरा। ठीक है, यूट्राइन कैंसर, राउंड लेगामेंट, राउंड लेगामेंट, राउंड लेगामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर इज़ रेयरली मेटास्टाइज, तो ये है बेसल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, ये लोकलाइज होता है, ये फैलता नहीं है। ठीक है, और वेरोशियस जो है वो उसका, ये तो वो है ना स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की टाइप है, इसमें रेथी होती है, रेथी इसके साइंस में आता है। मैलिग्नेंट मेलानोमा भी स्प्रेड होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये सारे स्प्रेड होते हैं सिवाय बेसल सेल कार्सिनोमा, और एम्ब्लायोस्टोमा भी स्प्रेड नहीं होता। अ पेशेंट हैविंग हाइपर फ्लेक्सिया ड्यू टू अपर मोटर न्यूरॉन लियन। ठीक है, ये तुम्हें पता है, फ्लैसिड किस में होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन लियन में फ्लैसिड होता है। अ वर्किंग वुमेन, हॉट एनवायरनमेंट, स्वेटिंग लीड्स टू वाटर decrease, ADH release. Okay, in female first pubertal change is, तो फर्स्ट pubertal change is called थैलार्की। ठीक है, ये देखें, फर्स्ट pubertal change is थैलार्की एंड एनार्की जब हार्मोन रिलीज़ होते हैं, और देन जब ओव्यूलेशन स्टार्ट होती है मेनार्की। ठीक है, फर्स्ट pubertal changes is थैलार्की। लोकल एनेस्थीसिया क्रॉस द प्लेसेंटा बाय सिंपल डिफियन। ठीक है, सिंपल पैसिव डिफियन। विच हार्मोन कॉजेज सॉफ्टनिंग, तो प्रोस्टाग्लैंडिन कॉजेज सॉफ्टनिंग एंड इंड्यूस द लेबर। ठीक है, मेल कार्टनर जनर सिंड्रोम हैविंग रिकरेंट चेस्ट ओस्टाइटिस मीडिया, इनफर्टिलिटी इज ड्यू टू एजोस्पर्मिया। ठीक है, एजोस्पर्मिया की वजह से, इनफर्टिलिटी किसको कहते हैं, जिसके पास स्पर्म्स नहीं होंगे उसी को कहेंगे ना इनफर्टाइल। वुमेन विथ 5 weeks ऑफ प्रेगनेंसी कॉन्ट्रैक्टेड जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल क्या है, रूबेला। कंसल्टेड लाइकली बेबी कॉम्प्लिकेशन, तो बेबी की कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट। अच्छा, ये इसका ना ये मैटर करता है, ये 7 weeks बिलो आइज इन्वॉल्वमेंट, 7 weeks अबव डेफनेस। ठीक है, ये 7 weeks कैटरैक्ट, आफ्टर 7 weeks डेफनेस। ठीक है, और प्रेगनेंसी में रूबेला में 5 to 6 weeks में जब हार्ट डेवलपमेंट हो रही होती है, जब आपको पता है ना कि फोर्थ 5 week में बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है, तो वो उस टाइम हार्ट डेवलपमेंट है, तो उसमें हार्ट डिफेक्ट हो जाएगा अगर उस टाइम पे अगर रूबेला हो गया है तो। ठीक है, और अगर ओवरऑल पूछें तो डेफनेस इज़ मोस्ट कॉमन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंडक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैविटीज़ को कंडक्टिंग सिस्टम को पूछ रहे हैं ना, कंडक्टिंग सिस्टम। अच्छा, आपने इसको ऐसे याद करना है कि सबसे पहले ऐसे नोड होता है जो सब एपिकार्डियम में होता है, उसके बाद जो है वो कंडक्टिंग सिस्टम होता है, सॉरी उसके बाद एवी नोड होता है जो एंडोकार्डियम में होता है, और उससे नीचे होता है कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक है, सबसे ऊपर एसे नोड है जो एपिकार्डियम में है, सब एपिकार्डियम में है, उसके बाद एवी नोड है जो एंडोकार्डियम में है, फिर कंडक्टिंग सिस्टम है जो सब एंडोकार्डियम में है। ठीक है, ग्लूकागॉन स्टिमुलेटेड बाय एक्सरसाइज। ठीक है, अच्छा ग्लूकागॉन के ये चीज़ें याद कर लें, हाइपोग्लाइसीमिया, आर्जिनिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, एक्सरसाइज। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया, कैटेकोलामीन्स और एक्सरसाइज है। ठीक है, डिक्रीज़ जब ज़्यादा होगा, इंसुलिन ज़्यादा होगी, ये सब ज़्यादा होंगे, केटो जो है वो फैटी एसिड, डिक्रीज द ग्लूकागॉन। रिगार्डिंग थायराइड ग्लैंड रिलेशन ट्रू इज स्टेनोहायोइड इज लेटरल टू द ग्लैंड। अच्छा, ये एमसीक्यू बहुत रिपीटेड एमसीक्यू है। स्टर्नो, इसके एंटीरियर लेटरल स्टर्नोहायोइड और थर्नोहायोइड और सिनोक्लेडोमास्टाइड होता है, पोस्टोलेटरल कैरोटिड शीथ होती है, मीडियली रीग्रेंडेंजियल लेरिंग्स फेरिंग्स ट्रेकिया होता है, पोस्टीरियरली पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, इसकी पिक्चर आई विल शेयर। इन मॉडरेट एक्सरसाइज व्हाट विल हैपन, द इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है,
total peripheral resistance decreases in exercise. Okay, oxygen demand increases, oxygen increases. Decrease. Which of the following gives the isotonic solution? तो isotonic solution होता है 0.9 नॉर्मल सलाइन हम देते रहते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि फ्लूइड आइसोटोनिक कौन सा, तो ये हम जो यूज़ करते हैं डेली यूज़ में हॉस्पिटल में 0.9% नॉर्मल सलाइन, ये हमारे पास आइसोटोनिक होता है, ठीक है। अब जब आपको आरबीसीज़ का बताया जाएगा कि भाई आरबीसीज़ हमारा जो एमसीक्यू आता है कि भाई स्वेल हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा, तो हमें पता है कि स्वेल होता है हाइपोटोनिक में और श्रिंक होता है हाइपरटोनिक में। और वो आपको पता कैसे चलेगा सोल्यूशन का ये हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक सोल्यूशन है? तो आप 0.9 को जब आपने स्टैंडर्ड बना लिया कि भाई ये आइसोटोनिक है, तो ऑब्वियसली जो इससे कम होगा वो हाइपोटोनिक होगा, जैसे कि 0.45 इट इज़ हाइपोटोनिक, और जो 0.9% नॉर्मल साइन से ज़्यादा होगा वो हाइपरटोनिक होगा, ठीक है। तो ये 3.3% जो है ये हाइपर है, 0.45 ये हाइपो है, 5% डेक्सट्रोज वाटर 5% डेक्सट्रोज वाटर भी हमारे पास हाइपोटोनिक होता है, और उसके बाद 1% नॉर्मल साइन हमारे पास हाइपरटोनिक है, ठीक है। और इसमें अच्छा एमसीक्यू इस तरह से आता है कि 0.45 नॉर्मल साइन है, उसमें आपने जब यूरिया डाल दिया, ये पहले था हाइपोटोनिक, आपने यूरिया डाल दिया तो यूरिया डालने से वो क्या हो गया, वो हाइपरटोनिक हो गया। तो सेल को भी क्या होगा, तो सेल क्या होगा, सेल आपने 0.45 था तो पहले सेल जो है वो श्रिंक होगा, फिर आपने यूरिया डाल दिया तो वो स्वेल होके बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट, ये मैंने आपको पीछे एक दफ़ा बताया हुआ एमसीक्यू। उसके बाद कह रहे हैं पेशेंट हिस्ट्री ऑफ टेलस फ्रैक्चर। टेलस जो है ना वो हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च बनाता है, और लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च हमारे पास क्यूबॉइड बनाता है। क्यूबॉइड और कैल्किनस जो है वो लेटरल बनाते हैं और मीडियल टेलस बनाता है, ठीक है। इश्यू रेक्टल फोसा एब्सेस ड्रेनेज विल रिजल्ट इन डैमेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो इश्यू रेक्टल फोसा है वो हमें पता है, ये है इश्यू रेक्टल फोसा, ये है विजाइना, ये है एनस, ठीक है। अब यहाँ पे लेटरली हमारे पास पुडेंटल कैनाल पड़ी हुई है, उस पुडेंटल कैनाल में से दो नर्व्स निकल रही हैं। एक पेरिनियल नर्व निकल रही है जो ऊपर जा रही है, जाके एक्सटर्नल ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही है, और एक है इंफीरियर रेक्टल नर्व जो रेक्टम के पास जाके एनस के पास जा रही है। तो इश्यू रेक्टल एब्सेस जो है ना वो एनस के लेटरली इश्यू रेक्टल फोसा में यहाँ पड़ी हुई है, उसकी ड्रेनेज की तो ये इंफीरियर रेक्टल नर्व जा रही थी, ये डैमेज हो गई, ठीक है, समझ आ गई। जो पुडेंटल कैनाल है वो लेटरली पड़ी हुई है, ठीक है, और उसके अंदर इंटरनल पुडेंटल आर्टरी है। पेरिनियल नर्व जो है वो ऊपर जा रही है, वो भी बच गई, इंटरनल पुडेंटल आर्टरी वो भी बच गई, पीछे रह गई इंफीरियर रेक्टल नर्व, वो जा रही थी इश्यू रेक्टल फोसा में इंफीरियरली एनस के पास, ठीक है। तो जब ड्रेनेज हुई तो इंफीरियर रेक्टल जो है वो नर्व डैमेज हो गई। पोस्टरोलैटरल बाउंड्री ऑफ पेल्विक वॉल इज़ फॉर्म्ड बाय, तो पहले हमें पता होना चाहिए ये पेल्विस है हमारे पास, लेटरली हमारे पास सैक्रम है, नीचे हमारे पास कॉक्सीजस है, आगे से ये जो हमारा मैंने आपको बनाया हुआ है ये हमारा ट्रू पेल्विस जिसको कहते हैं, और पेल्विक इनलेट भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये बाउंडेड होता है, आगे से इसको प्यूबिक क्रस्ट करती है, ठीक है। प्यूबिक टुबर्कल से और प्यूबिक क्रस्ट से मिक्स नहीं करना, देखो टुबर्कल नीचे पड़ी हुई है, ठीक है। इस तरह से याद कर लो कि सी पहले आता है तो सी जो है वो पहले ही पेल्विस बना देता है, और टी बाद में आता है तो टुबर्कल नीचे पड़ी हुई है, ठीक है। ये देखें ना, ये जब भी दो वर्ड्स आते हैं ना इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्रस्ट है कि टुबर्कल है, तो क्रस्ट बनाती है, ठीक है, क्रस्ट बनाती है पेल्विक इनलेट। और उसके अलावा जो लेटरली है वो हमारे पास कौन बना रहा है, सार्कोट्यूबरस, ये हमारे पास सार्कोट्यूबरस लिगामेंट है जो सैक्रम से लेके नीचे आ रहा है, इशियम तक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद और ये हमारे पास पिरीफॉर्म है, पिरीफॉर्म भी हमारे पास, लेकिन वो जाता है वो फीमर पे जाके अटैच होता है, सैक्रम से लेके फीमर पे अटैच होता है। तो हमारे पास लेटरली सार्कोट्यूबरस लिगामेंट और पिरीफॉर्मिस हो गया, और इंटीरियरली हमारे पास क्रस्ट हो गया। और लेटरली इलियोपेक्टिनियल लाइन बनाती है। इलियोपेक्टिनियल लाइन में क्या क्या आता है, प्यूबिक क्रस्ट आता है, पेक्टिनियल लाइन आती है, आर्कुएट लाइन आती है, ठीक है। सेफ ड्रग फॉर मलेरिया इन, अच्छा इसको याद रखना है, मदर है ना, मदर है तो मैफ्लोक्विन, मैफ्लोक्विनिन, एम फॉर मदर,
M for methylquinine is safe for pregnancy. पेशेंट विथ माइक्रोसिटिक अनीमिया, अच्छा स्पून शेव ये तो हमने फाइनली हमने पढ़ा था जब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाली बुक पढ़ते थे कि भाई स्पून शेव कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को, स्पून शेव नेल से, ठीक है। एनेस्थेटिक एजेंट डिसोसिएट इन लाइट, तो हेलोथिन के बारे में बहुत बातें हम पढ़ चुके हैं कि भाई ये लिवर नेक्रोसिस कराती है, डिक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो कराती है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कराती है और डिसोसिएट इन लाइट। और एक और इसमें पढ़ा था कि अगर हमने इसमें किसी बंदे को हमने उसका एनेस्थेटिक इफेक्ट बढ़ाना हो, सॉरी एनाल्जेसिक इफेक्ट बढ़ाना हो, तो उसमें हम NO दे देते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। रेगुलेटर menstrual cycle blood test, then peak levels of estradiol and no progesterone for past 3 days. What is likely to ovulation will occur? अच्छा, ये तो आप सबको पता होगा ना कि जब ओव्यूलेशन होनी होती है उससे पहले LH और ईस्ट्रोजन ये सब बड़े होते हैं, ठीक है। जब ओव्यूलेशन हो जाती है, जब एग यूट्रस में आ जाता है, तो फिर प्रोजेस्टेरॉन आता है और आके बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर प्रेगनेंसी। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर इसके लेवल्स डिक्रीज़ होते हैं और फिर जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। अ स्ट्रक्चर हैविंग कोलमनर एपिथेलियम एंड क्लेफ्ट्स इन इट, स्मूथ मसल, दिस इज़ बॉडी ऑफ यूट्रस और फिलोपियन ट्यूब। अच्छा, जो हमें पता ना कि ये बाकी सारे जो हैं वो ये कोलमनर है, ठीक है, कोलमनर का वर्ड यूज़ हुआ है। तो जो फिलोपियन ट्यूब है ना उसके अंदर क्लेफ्ट्स होते हैं और इसकी एंडोथेलियम जो है वो कोलमनर होती है, ठीक है। ये तो हमें पता है कि भाई वजाइना स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होती है, इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल कोलमनर एपिथेलियम होती है। ओवरी की हमारे पास क्यूबॉइडल होती है और यूट्रस भी हमारे पास स्क्वेमस कोलमनर एपिथेलियम होती है, लेकिन इसमें क्लेफ्ट्स नहीं होते, इसमें क्रिप्ट्स होते हैं। जब इसमें जब ये यूट्रस की साइज़ बढ़ रहा होता है ना तो इसमें क्रिप्ट्स बन जाते हैं। क्लेफ्ट्स जो है फ्लोपियन ट्यूब में, ठीक है। इस तरह याद कर लें कि क्लेफ्ट्स है L है तो फ्लोपियन ट्यूब में भी L आता है, तो क्लेफ्ट्स में भी L है, तो ये फ्लोपियन ट्यूब्स है। फॉस्फोलिपिड कार्डियोलिपिन इज प्रेजेंट। फॉस्फोलिपिड कार्डियोलिपिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। इसका क्या काम होता है? क्लॉटिंग में ये काम करता है और SLE में इसकी एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से रिकरेंट एबॉर्शंस होते हैं। आफ्टर RTA पेशेंट डेवलप हाइपोटेंशन, सेप्टिक शॉक मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है, ये सेप्टिक शॉक टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है। IL-1 जो है वो हमारे पास फीवर करता है, IL-6 हमारे पास इन्फ्लेमेशन करता है, IL-8 हमारे पास न्यूट्रोफिल एक्टिवेटर है, ठीक है। डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कार्डिक मसल, अच्छा कार्डिक मसल ब्रेन जो है हमारे पास 20% ऑफ ऑक्सीजन यूज़ करता है और उसमें और जो 80% ऑक्सीजन ब्लड में से कौन निकाल लेता है? हार्ट निकाल लेता है, ठीक है। उसने पूरी बॉडी को ब्लड देना तो ऑक्सीजन भी उसको 100% मैक्सिमम चाहिए ना, 80%। यूट्रस हैविंग बेसल न्यूक्लियाई, सॉ टूथ अपीयरेंस विच एंडोमीट्रियम इन विच, तो सॉ टूथ अपीयरेंस, टॉर्चुअस आर्टरीज, ये सब कुछ हमारे पास लेट स्क्रीटरी फेज़ में होता है, ठीक है। सॉ टूथ बना है, भी सॉ मैक्सिमम यूट्रस की वॉल बन गई और एकदम से डिक्लाइन हो गई, उसके बाद क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन। प्राइमरी लेवल 20 ईयर है, उसकी टेस्ट थैलेसीमिया का किया गया है। हैज़ कजन मैरिज, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ थैलेसीमिया कैरियर, दे विल हैव टू द टेस्ट, विच टेस्ट करेंगे? अब ये हमारे पास जो बेबी बोथ हैव द कैरियर जीन डिफेक्ट, ठीक है। इनको दोनों को टेस्ट क्यों किया जाएगा? क्योंकि दोनों ही के पास थैलेसीमिया, दोनों ही कैरियर है, तो ऑब्वियसली दोनों के पास ही कैरियर जीन डिफेक्ट होगा। बायोलेटरल रेज्ड कोलेजन प्रोलैक्टिन ड्यू टू सुपीरियर कियास्मेटिक लेटरल मिडल ऑप्टिक ट्रैक्ट, ठीक है। जो ये ऑप्टिक कियास्मा है ना, ऑप्टिक कियास्मा में ये जा रहे हैं हमारे पास टेम्पोरल फाइबर्स क्रॉस नहीं करते, वो लेटरली चले जाते हैं। नेज़ल फाइबर्स आपस में क्रॉस करते हैं, ठीक है। नेज़ल फाइबर क्रॉस करेंगे, ये क्रॉस करेंगे और जब वो यहाँ पे पहुँचेंगे रेटिना के पास आई में, तो ये क्रॉस कर जाएंगे। तो जो नेज़ल फाइबर्स हैं वो टेम्पोरल फील्ड बनाते हैं और जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं वो नेज़ल फील्ड बनाते हैं। यहाँ पे आकर क्रॉस कर देते हैं, मिडल ऑप्टिक कियास्मा काट देंगे तो नेज़ल फाइबर चले गए तो टेम्पोरल विजन चली गई,
ठीक है। रेस प्रोलैक्टिन का क्या मतलब हो रहा है? रेस प्रोलैक्टिन का क्या मतलब हो रहा है? पिट्यूटरी एडिनोमा हो रहा है, पिट्यूटरी का साइज़ बढ़ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था? ऑप्टिक क्याज्मा कहाँ पढ़ा हुआ है? ऑप्टिक क्याज्मा इसके सुपीरियरली पड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, ओवेरियन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ abdominal aorta. तो ओवेरियन आर्टरी, टेस्टिकुलर आर्टरी, गोनेडल आर्टरी इज देयर ब्रांच ऑफ abdominal aorta. Lady had 8 weeks complaining fever, dyspnea, chest pain, safe antibiotics. तो amoxicillin, augmentin, cefixime, these are safe drugs in pregnancy. बाकी एरिथ्रोमाइसिन जो है आपको पता है कि ईयर इश्यूज़ कराती है, ऑटोटॉक्सिक होती है, और ये जो है ये लिवर टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, और किडनी टॉक्सिक होते हैं, सिप्रोफॉक्सासिन और लिवरफ्लॉक्सासिन। क्रिटिकल टेक्टाइल सेंसेशन कैरिड बाय, तो ये सारे पॉइंट्स याद कर लें आप सही से, मैं आपको बताने लगी हूँ। वेंट्रल हॉर्न इज़ रिलेटेड विद फाइन मोटर, डॉर्सल इज़ रिलेटेड विद सेंसरी, posterior wide column, it is also called dorsal meniscus, it carries the tactile sensation. crude sensation is through anterior column, ठीक है, anterior column is through crude sensation. और अगर आपसे पूछिए कि वेंट्रल, वो भी एंटीरियर है, और अगर आपसे पूछें कि टिकलिंग कौन कराता है, तो टिकलिंग भी एंटीरियर कराता है, ठीक है। और ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि ड्रग ब्रोंकोडायलेटर, अच्छा उन्होंने बता दिया आपको, ड्रग है ब्रोंकोडायलेटर यूज इन एस्थमेटिक प्रेग्नेंट पेशेंट इज़, तो कैटामीन। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज़ नहीं किया एनेस्थेटिक, ठीक है, एनेस्थीसिया देना है, जो ब्रोंकोडायलेटर भी है, एस्थमा में भी यूज़ हो सकती है, प्रेग्नेंट फीमेल, देखिए एस्थमा में भी यूज़ करनी है, प्रेगनेंसी में भी यूज़ करनी है। कैटामीन है एनेस्थीसिया सेडेशन के लिए, ठीक है, कैटामीन देंगे। ये जो है क्लोनिडीन, ये हमारे पास एगोनिस्ट है, ब्रोंकोडायलेटर है, बट मसला ये है कि हमने इसकी विड्रॉल सिम्टम्स आती हैं, ठीक है, इसलिए ये हम नहीं देंगे। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो प्रोमोट द लेबर है, सक्सामेथोनियम ब्रोंकोस्पैज्म कराती है, पैरालिसिस कराती है। मोरो रिफ्लेक्स जो है वो इंट्रायूट्राइन से शुरू होकर 8 to 9 मंथ्स में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। रूटिंग जो है वो 3 मंथ्स तक रहता है, और सकलिंग 2 to 5 मंथ्स तक। सेफ ड्रग्स इन प्रेगनेंसी फॉर एपिलेप्टिक जो है सीजर्स, तो लोमोट्रिजीन जो है वो एपिलेप्टिक सीजर के लिए सेफ है इन प्रेगनेंसी, और जो लेविट्रेसेसिटिम है ये पार्शल सीजर्स में यूज़ होती है, ठीक है, पार्शल सीजर्स में, ठीक है। आपने याद रखना है कि भाई पार्शल सीजर में भी एल आ रहा है तो लेविट्रेसेसिटिम यूज़ होगी, और इसमें भी एपिलेप्टिक में भी एल आ रहा है प्रेगनेंसी में, तो लेमोट्रिजीन यूज़ होगी प्रेगनेंसी में, लेमोट्रिजीन। उसके इसका जल्दी से ये बॉडी से निकल जाती है, इसलिए इसके टॉक्सिसिटी होने के कम चांसेस होते हैं। पेशेंट विद ग्रैनुलोमा, तो ग्रैनुलोमा हमें पता है कि एक तो टीबी में बनते हैं और एक हिस्टोप्लाज्मोसिस में बनते हैं, ठीक है। रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्रीज वॉल्यूम कंसनट्रेशन, तो रेनिन इंक्रीज़ होगा, दूसरा रेनिन इंक्रीज़ होगा, एल्डोस्टेरोन इंक्रीज़ होगा, एंजियोटेंसिन 2 डिजीज़ होगा, तो रास हमारे पास एक्टिवेट प्रॉपर पूरा सिस्टम होगा। एलएच सर्ज बिफोर द ओव्यूलेशन, तो एलएच सर्ज 2 दिन पहले, मतलब 24 to 48 आवर्स जो है वो 6 to 10 फोल्ड्स बढ़ता है, ठीक है, ये गलत है, 6 to 10 फोल्ड्स बढ़ता है, और एफएसएच हमारे पास 2 to 3 फोल्ड्स बढ़ता है, और एलएच हमारे पास 6 to 10 फोल्ड्स बढ़ता है, ठीक है। फीमेल विद यूटीआई है, कोगुलेज नेगेटिव है, कैटालेज पॉजिटिव है, और क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कैटालेज और कोगुलेज दोनों पॉजिटिव होते तो हमारे पास स्टेफ ऑरियस होता, और यूटीआई का वर्ड यूज़ किया है तो यूटीआई में इकोलाई होता है और सेप्रोफिटिकस होता है, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट विद ग्रीन सुडोमोनास, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट विद ग्रीन सुडोमोनास। सिकल सेल एनीमिया कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो डिस्ट्रक्शन कौन स्प्लिनोमेगैली डिस्ट्रक्शन कराती है ना, आपको पता है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि फीलिंग ऑफ लेथार्जी इरिटेबिलिटी 5 years प्रेजेंट टू यू, HB कम है, MCV भी कम है, MHC भी कम है, वाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट नॉर्मल है, 2 months आफ्टर टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स, हर HB को कोई ऐसा सच फ़र्क नहीं पड़ा। हाउ विल यू कन्फर्म द हर कॉन्टीन्यूटी ऑफ हर अनीमिया, तो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टू रूल आउट थैलेसीमिया, ठीक है। आयरन दे के देख लिया, इसका मतलब है कि भाई आयरन डेफिशिएंसी नहीं है।
रेटिक काउंट तो आप कराते हैं जब हमें हेमोलिसिस के लिए कुछ मिल रहा होता, कोई बिलिरुबिन का मसला होता है, फिर हम रेटिक काउंट करवाते हैं, ठीक है। बोन मैरो तो एकदम से नहीं कराते ना, पहले एलिजिबल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, फिर उसके बाद बोन मैरो सबसे लास्ट है, लेकिन कन्फर्मेटरी तो बोन मैरो ही होता है। सीरम फेरेटिन इसलिए नहीं कराएंगे कि हम उसको पहले आयरन दे चुके हैं, तो हमारा वो पहले इसी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रूल आउट हो गया। फीमेल विद माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया विच लैब टेस्ट यूज डायग्नोज, तो सीरम फेरेटिन इज़ द diagnostic for iron deficiency anemia. 40 weeks gestation, cephalic presentation, cervix is dilated up to 6 cm, head it has 0 station. What is the landmark for reference point? 0 station ischial spine. Ischial spine is 0 station और ischial tuberosity is +4 station, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ एफएसएच के अगेंस्ट होंगी तो डिक्रीज स्पर्म काउंट, ठीक है। एफएसएच को स्पर्म्स को सपोर्टिव जो रोल एफएसएच का है वही चला गया, तो फिर उसके बाद डिक्रीज स्पर्म काउंट होगा ना। स्पाइन पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन, नीचे लेट के एकदम से खड़ा हो तो क्या होता है, हमारे पास कंपनसेशन होती है, और कंपनसेशन किसके थ्रू होती है, इंक्रीज़ हार्ट रेट से होती है, ठीक है। उसके बाद पूछे हैं पेशेंट विद स्पाइन पोजीशन फ्रॉम स्टैंडिंग, ये भी वही है हार्ट रेट वाला। रिगार्डिंग प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट, तो हेलाइन कार्टिलेज कनेक्ट द टू बोन्स टुगेदर इज़ द प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, ठीक है। एंजाइम ऑफ एटीपी प्रोडक्शन इज़ प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम प्रोडक्शन करता है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम थिकनेस इज़ फ्री वॉल थिकनेस इज़ 3:1, तो व्हाट इज़ द कॉज, तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम थिकनेस, ठीक है, 3:1 हो गई है उसकी थिकनेस ना, ठीक है। तो क्या हो गया, हार्ट का साइज़ बढ़ गया। सर्टलाइज सेल रिलीज, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सर्टलाइज सेल्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन ये रिलीज़ करते हैं। रिटार्डेड है 14 ईयर, माइक्रोसेफेलिक है, लो एपिकेंथल फोल्ड, ट्राइसोमी 21, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डाटा रेंज इन काई स्क्वायर बहुत बार पढ़ चुके हैं। कैटेगोरिकल डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा, दे बोथ आर काई स्क्वायर। राइट रीनल वेन ड्रेन्स इन inferior vena cava, left superior drains in gonadal vein, left gonadal vein, then it left gonadal vein or left suprarenal vein drains into left renal vein, and then left renal vein drain into inferior vena cava. ये देखें, लेफ्ट सुप्रारेनल एंड लेफ्ट गोनेडल ड्रेन इनटू लेफ्ट रीनल वेन एंड देन दे ड्रेन इनटू इंफीरियर वेना केवा, और ये जो राइट वाले सारे हैं वो डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होते हैं। नर्व सप्लाई ऑफ एड्रेनल मेडुला इज ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व, ठीक है। नर्व सप्लाई ऑफ एड्रेनल मेडुला में जो फॉलोइंग नेक्रोसिस अकर इन हार्ट एंड किडनी, तो हार्ट एंड किडनी में आपको पता है कि जो सॉलिड ऑर्गन्स है उनमें होती है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द इन्फेक्शन इन द सॉलिड ऑर्गन्स इज जो है वो एथिरोमा। मोस्ट कॉमन इन्फाक्शन ओबियसली इन्फाक्शन जो है वो हमारे पास एथिरोमा करवाता है, ठीक है। जब एथिरोमा क्या है आपको पता है, लिपिड्स और फैट्स हैं, जब इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो नेक्रोसिस होगी। डॉक्टर है फ्लुएंट इन स्पीकिंग, टीवी शो अपीयर्स ऑन टीवी शो, कंपनी अप्रोच टू एडवाइज देयर प्रोडक्ट्स ऑन टीवी, व्हाट इज ही डूइंग, इज ही डॉक्टर फ्लुएंट इन स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली अपीयर्स ऑन टीवी शोज़, ऑब्वियसली अनएथिकल है। टीवी डॉक्टर्स को इस तरह से टीवीज़ पे जाना अलाउ नहीं होता, क्योंकि वो प्रोफेशनली उन्होंने कहा होता है कि भाई हम कोई और जॉब नहीं करेंगे, या तो वो कोई और जॉब ना कर रहा हो। डायबिटिक मैन कम्स टू यू फिजिशियन, ही एंड हिज वाइफ प्रॉब्लम इन बेड, नेक्स्ट स्टेप इज़ आस्क द पेशेंट व्हाट काइंड ऑफ। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मुझे ये मसला हो रहा है, तो आप पूछेंगे उससे ना पहले कि मसला क्या हो रहा है ये तो बताओ, तो वो फिर ये बुझाएगा कि भाई आस्क द पेशेंट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर हैविंग। 18-year-old विद द बाइकन्वेट यूट्रस, व्हाट इज बिकॉज, तो जो यूट्रस है उसको कौन बनाता है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स बनाती हैं। वुल्फियन डक्ट जो है वो मेल्स में बनाते हैं ना, मीजोनेफ्रिक डक्ट्स मेल की, उसको वुल्फियन कहते हैं। Primary amenorrhea develops secondary sexual character, but patient has breast but absent uterus, abnormal development due to paramesonephric ducts, ठीक है। उसके बाद जेनिटल ट्यूबरकल से क्या बनता था,
क्लाइटोरिस। वर्निकी यूट्रस की बात हो रही है, यूट्रस मेसोपेरेंस नेफ्रेक्टेड से बनता है। वर्निकी एन्सेफलोपैथी, ट्रू इज़ patient speak is monotonous way, patient speak in gaps, patient can speak and read, patient can speak speedy non influence नॉनसेंस। मैंने आप लोगों को पीछे पूरा समझाया था कि बंदा बहुत अच्छे से बात करेगा लेकिन नॉनसेंस बात करेगा, पूरी एग्जांपल दी थी मैंने आपको, ठीक है। उसके बोलने में कोई मसला नहीं है, सब बिल्कुल सही बोल रहा है लेकिन बोल ही क्या रहा है, समझ से बाहर है। With rapidly repeated stimulus to skeletal muscle activation of contractile repeatedly before relaxation and contraction, continuous contraction without relaxation, the individual responds into one another. Such response is tetanic contraction. अच्छा, इसमें ना कंफ्यूजिंग दो तीन होती हैं, ए और सी। जब उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ जाएगी ना तो वो टेटनी है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, इसका मतलब टेटैनिक कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है, कॉन्टीन्यूस कॉन्ट्रैक्शन विदाउट रिलैक्सेशन, ठीक है। के क्लासिक हीमोफीलिया इज ड्यू टू विच फैक्टर, तो क्लासिक हीमोफीलिया इज़ ड्यू टू 8 माइनर, ठीक है। और हीमोफीलिया ए और जो है वो होता है 8 के मेजर से। इन द हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस आरबीसीज का जो क्या मसला होता है, साइटोस्केलेटल डिफॉर्मिटी होती है ना, उनमें स्पेक्ट्रिन नहीं होती ना इसकी। हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस द डिफेक्टिव प्रोटीन इज स्पेक्ट्रिन। स्टेनिंग प्रोटीन ग्राम पॉजिटिव कोकाइन चेन, मैनी अटेम्प्ट्स हैज बीन मेड बट कैन नॉट बी कल्चर्ड। व्हाट द टेक्निक कैन बी अपार्ट फ्रॉम इट, तो जी हम सीरोलॉजी करेंगे, सीरोलॉजी करके देखेंगे कि बॉडी में कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं उसके अगेंस्ट, और वो क्या बैक्टीरिया है और क्या चीज़ है वो, ठीक है। फिर हमें पता चलेगा कि वो क्या कर सकता है। मतलब समझ ही नहीं आई ना, पहले तो हमने डायग्नोज करना है। ये तो पीसीआर तो वायरल लोड देखने के लिए होता है, ठीक है। अ पेशेंट पैरा 8 यूवी प्रोलैप्स सर्विक्स इंट्रोइटस लिगामेंट डैमेजेस यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ठीक है। जो ग्रेड 3 तक होता है ना वो यूट्रोसैक्रल होता है, ग्रेड 4 में फिर ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट हो जाता है जिसमें वो बिल्कुल ही पूरा बाहर आ जाता है। अभी इंट्राइटस पे पहुंचा है, ठीक है। अगर पूरा वो कहते हैं ना बाहर आ गया तो वो फिर ट्रांसफर सर्वाइकल होता है। ये देखें, अच्छा तो ये डिग्रीज़ तो आपको पता ही होगी ना कि फ़र्स्ट डिग्री जो होता है वो रेडनेस होती है उसमें, सेकंड डिग्री जो है उसमें ब्लिस्टर्स बनते हैं, थर्ड डिग्री में वाइट लेदरी अपीयरेंस होती है जिसमें आप बिल्कुल सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंच गया होता है, और फोर्थ डिग्री में बोन्स और मसल्स भी इन्वॉल्व हो गए होते हैं, टेंडन भी इन्वॉल्व हो गया होता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ठीक है। पेशेंट हैज़ स्टैब इंजरी एविडेंट कोलेजन विद एवर्टेड मार्जिन ऑफ वूंड हीलिंग अकर बियॉन्ड द मार्जिन, दिस इज कॉल्ड किलॉइड, ठीक है। एक लिमिटेशन होती है वूंड के बनने की, ठीक है। अगर वो उस लिमिट से भी बाहर निकल गया तो वो किलॉइड बन जाता है, ठीक है। जो जिनकी पिगमेंट जिनकी स्किन कलर थोड़ा सा डार्क होता है उनके अंदर किलॉइड फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बियॉन्ड द वूंड मार्जिन इट इज़ किलॉइड, और अगर विद इन द वूंड मार्जिन है तो वो हाइपरट्रॉफिड हो जाएगा, ठीक है, अगर विद इन का वर्ड यूज़ हुआ। और कोलेजन टाइप 1 and 3 इज़ प्रेजेंट इन कोलॉइड एंड हाइपरट्रॉफिड में 3 होती है, ठीक है। 1 जो है हमें पता है ना स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, कोलेजन स्ट्रॉन्गेस्ट कोलेजन होती है, बोन्स में होती है। इस तरह से याद रखें कि कोलेजन जब बहुत बड़ा है बियॉन्ड द वूंड है तो 1 उसमें 1 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। हाइपरट्रॉफिड जो है वो लिमिट में रहेगा, सिर्फ 3 आएगा, ठीक है। और डिलेड वूंड हीलिंग जो है वो हमें पता है, वो डिलेड वूंड हीलिंग हमारे पास 3 कराता है, नहीं सॉरी, डिलेड वूंड हीलिंग हमारे पास 1 कराता है और अर्ली वूंड हीलिंग हमारे पास कोलेजन 3 कराता है। टाइप 3 एथलीट प्रेजेंट ब्लैक, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ब्लैक किलॉइड। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड डिग्री बर्न इज़ कॉन्ट्रैक्चर। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड डिग्री इन ब्लैक इज़ किलॉइड। अकड़ जाएगा, ठीक है, अकड़ जाता है जब थर्ड डिग्री ब्लॉक होता है, थर्ड डिग्री बर्न होता है तो कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, लेकिन अगर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा तो किलॉइड बन जाएगा। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न इज़ स्कार। क्यों ऐसा?
क्योंकि आप नोट करना, जो बर्न के पेशेंट होते हैं ना, उनके वूंड को आप अक्सर पेशेंट के वूंड को ओपन रहने देते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, ओपन वूंड क्या होता है, सेकेंडरी हीलिंग होता है, और सेकेंडरी हीलिंग में स्कार बन जाता है। पेशेंट हैज़ आई ट्यूमर विद लैंगरहैंस सेल्स ग्रैनुलोमा ऑन द हिस्टोलॉजी कॉज इज़ माइकोबैक्टीरियम लेप्री। जो लेप्रेसी होती है ना, लेप्रेसी जो है ना, वो नोज़ और आई को इन्वॉल्व करती है, नोज़ और आई को इन्वॉल्व करती है। लॉइन लाइक अपीयरेंस होती है उस बंदे की, नोज़ और आई, लॉइन लाइक अपीयरेंस, लेप्रेसी। एंडोथेलियल इंजरी विच फॉर द फॉलोइंग फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेयर। तो सबसे पहले जो हमें पता है रिपेयर कौन कराता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। विटामिन सी का भी कोई रोल नहीं है इसमें, ल्यूकोसाइड्स का, स्टीरॉइड्स का, विटामिन ए का कुछ भी नहीं है। एटीटी डेवलप पेन एंड यूरिक एसिड, ठीक है। कौन सा पढ़ा था हमने, हाइपर यूरिसीमिया कौन कराता है, पाराजीनामाइड, हाइपर यूरिसीमिया। लिवर इशू, रिफेम्पिसिन, ठीक है। रिफेम्पिसिन भी लिवर इशू कराता है, आइसोनाइड भी रहता है, लेकिन सिग्निफिकेंट रिफेम्पिसिन। आई का कोई इशू हो जाए, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाए, ब्लाइंडनेस हो जाए, इथेम्बिटॉल। कान का मसला हो जाए, स्ट्रेप्टोमाइसिन। वेस्टिबुलर नर्व की इन्वॉल्वमेंट, स्ट्रेप्टोमाइसिन। आइसोनाइजेड पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कराता है। अब हेपेटाइटिस बी, विटामिन B6 दी जाती है इसके लिए। वैक्सीनेशन होगी हेपेटाइटिस बी की, ही इज़ नॉट श्योर द प्रीवियस वैक्सीनेशन अगेंस्ट। तो क्या करेंगे भाई, हम एंटीबॉडीज़ के लेवल चेक करते हैं ना, ऑब्वियसली इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लेवल्स चेक करेंगे भाई, उसके अंदर अभी इम्यूनिटी के लेवल्स क्या हैं, अगर anti-HBs के, ठीक है। सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, उसके बाद विजाइनलिटेशन, पस, तो जर्की मूवमेंट, ये हम बहुत बार MCQ पढ़ चुके हैं। ट्राइकोमनास विजाइनालिसिस लगता है इनका फेवरेट MCQ है। टू वर्टिब्रल आर्टरीज कन्वर्ज टू फॉर्म बेसिलर आर्टरी, दिस इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंस, तो ये हमने पढ़ा था। HIV पेशेंट है, उसको फीवर हो गया, वॉमिटिंग हो गई है। ग्लूकोज उसकी 80 है, 80 ग्लूकोज मतलब नॉर्मल ग्लूकोज है। BSR उसकी 1110 है। CSF फाइंडिंग में क्या कह रहा है, प्रोटीन उसकी 45 है, प्रोटीन भी नॉर्मल रेंज में है। प्रोटीन मैंने आपको बताया था 15 से 45 तक होती है, ग्लूकोज हमारे पास 45 से 80 तक होता है, ठीक है। नो सेल रेज्ड HIV पेशेंट, तो वायरल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस में सेल्स इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते, वैल्यूज़ भी नॉर्मल आ रही होती हैं, लेकिन बंदे को फीवर भी है, वॉमिटिंग भी है, और उसके बाद उसका CSF प्रोटीन ये है, और उसको क्या हो गया है, हर्पीज़ एन्सेफलाइटिस। 20 ईयर प्रेजेंटेड विद वॉमिटिंग, नेक स्टिफनेस, मेंटल स्टेटस, हालुसिनेशन, पैरासाइट, ब्रेन ईटिंग पैरासाइट, निकलेरिया। हाइपरटेंशन ऑफ नेक इज़ लिमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो हमारे पास नेक का आगे की तरफ होगा, ऑब्वियसली वो उसकी पीछे की हाइपर एक्सटेंशन को रोकेगा। और अगर आपसे पूछें कि हाइपर फ्लेक्शन कौन कंट्रोल करता है, तो वो है लिगामेंटम नक्की, नेक से नक्की। फीमेल सफरिंग फ्रॉम CABS अंडरगो मेस्टेक्टमी, एडिमा ऑफ राइट लोअर लिम्ब, मेस्टेक्टमी हो गई है, राइट लोअर लिम्ब का एडिमा हो गया है, तो क्या मसला हो गया है, लिम्फ ऑब्स्ट्रक्शन। ये भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लिम्फ ऑब्स्ट्रक्शन। स्टैब इंजरी एट 6th कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है, राइट साइड, पियर्स द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमारे पास राइट एट्रियम है ये, ठीक है। अगर तुम्हें ये देखें ना, इसमें ये जो है ना पॉइंट, इसको आपने ना बहुत गौर से देखना है। 6th कोस्टल कार्टिलेज, ये कार्टिलेज है भाई, ये कार्टिलेज है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, कौन पड़ा हुआ है यहाँ पे, राइट एट्रियम। लेकिन अगर वो आपसे पूछें कि 6th इंटरकोस्टल स्पेस, तो इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। ये देखें, 6th कोस्टल कार्टिलेज, 6th इंटरकोस्टल नर्व, इंफीरियर वेना केवा, यहाँ से याद कर लें भाई, आई इंटरकोस्टल, आई इंफीरियर वेना केवा, 6th कोस्टल कार्टिलेज, राइट एट्रियम, ठीक है।
रिगार्डिंग सिगमेंटल ब्रोंकस, तो सिगमेंटल ब्रोंकस में पता है टर्शियरी ब्रोंकस का नाम दूसरा, टर्शियरी ब्रोंकस का दूसरा नाम सिगमेंटल ब्रोंकस है। डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बाय, तो भाई सिक्रीटन इज़ द नोटोरियस, सब कुछ डिक्रीज़ करता है। प्रोटीन हमारे पास गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को बढ़ाती हैं, जब वो बढ़ती हैं तो फिर उसके बाद गैस्ट्रिन आना शुरू हो जाता है। फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कोरियन फ्रांसडोसम है प्लेसेंट फीटल पार्ट, उसके बाद ये प्लेसेंटा का पार्ट बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद पेशेंट ER में आ गया है, उसकी ब्लड ये फटीग है, उसको सोडियम उसका रेज्ड है, पोटाशियम उसका डिक्रीज़ है। व्हाट इज़ लाइकली द कॉज, तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। सोडियम की एब्जॉर्प्शन करता है, पोटाशियम की एक्सक्रीशन करता है। पोटाशियम हमारे पास 5 तक होती है ना इसकी वैल्यू, तो कम है, और इसकी 145 तक होती है या 136 तक होती है, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो फिर वो 136 तक होती है, तो वो 150 है, तो ये हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। माइनर कैल्सिस रिसीव यूरिन फ्रॉम रीनल पेपिला, ठीक है।